हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का जो टाइटल है वो है व्हाई डू नेशंस ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड होता ही क्यों है, कंट्रीज आपस में ट्रेड क्यों करती हैं। शुरू करने से पहले बता दूं कि ये टॉपिक इकोनॉमिक्स या इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का पार्ट है और अगर आप मेरी वॉइस एआई में सुन रहे हैं तो आप वीडियो की सेटिंग्स में जाके मेरी ओरिजिनल वॉइस ला सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं कि इससे रिलेटेड बाकी सारे टॉपिक्स के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ट्रेड बिटवीन नेशंस हैज़ बीन अ कॉर्नरस्टोन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर सेंचुरीज। तो पुरानी कई सदियों से चला आ रहा है कि कंट्रीज आपस में ट्रेड करती हैं और अपनी भी डेवलपमेंट करती हैं और दूसरों की डेवलपमेंट में भी पार्टिसिपेट करती हैं। फ्रॉम द एंशियंट सिल्क रूट टू मॉडर्न ग्लोबल सप्लाई चेन्स, कंट्रीज एक्सचेंज गुड्स, सर्विसेज एंड कैपिटल टू एनहेंस प्रोस्पेरिटी। कंट्रीज़ आपस में ट्रेड करती हैं। पुराने ज़माने से जो सिल्क रूट्स के हिसाब से चलें या फिर आजकल के मॉडर्न तरीके से सप्लाई चेन्स की बात करें, कंट्रीज़ आपस में गुड सर्विसेज और कैपिटल का जो है ट्रेड एक्सचेंज करती रहती हैं ताकि खुद भी डेवलप हों और दूसरों को भी डेवलप कर पाएँ। बट वाई डू नेशंस ट्रेड? मगर असली क्वेश्चन ये है कि नेशंस ट्रेड ही क्यों करती हैं। फॉलोइंग पॉइंट्स विल शो द रीजंस बिहाइंड इंटरनेशनल ट्रेड। तो मैंने पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है, बेसिस ऑफ ट्रेड इज कंपैरेटिव एडवांटेज। इसके ऊपर कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज या कंपैरेटिव डिफरेंस इन कॉस्ट, इसके ऊपर मैंने अलग से एक थ्योरी बनाई हुई है, उसमें मैंने अलग से एक वीडियो अपलोड की हुई है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। अगर आपको वो नहीं मिल रही, मुझे नीचे कमेंट कर दें, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रेड comes from economist डेविड रिकार्डो's theory of comparative advantage, जो उन्होंने 1817 में दी थी। वो क्या कहते थे? वो कहते थे even if one country is more efficient in producing all goods, अगर एक कंट्री दोनों गुड्स या सारे गुड्स अच्छे तरीके से बना पा रही है, trade can still be beneficial if countries specialize in goods where they have a relative efficiency advantage। समझ लो, मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ। मैं बच्चों को पढ़ा भी सकता हूँ, मैं अपनी कार भी धो सकता हूँ, दोनों काम मैं अच्छे से कर सकता हूँ। जो कार धोने वाला आएगा वो उतनी एफिशिएंसी से नहीं धोएगा क्योंकि मेरी कार है तो मैं अच्छे से धोऊंगा। ठीक है, अब मेरे को कंपैरेटिव एडवांटेज किस में? बच्चे पढ़ाने में, क्योंकि उसमें मैं ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ और कार धोने में मेरा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो मैं वो काम करूँ जिसमें रिलेटिव एडवांटेज है मुझे काम करने की, मैं जिसमें एफिशिएंट हूँ। समझ गए बात? तो मैं वो काम करूँगा, बाकी काम किसी और से करवा लूँगा ताकि मैं ज़्यादा पैसे कमा सकूँ। तो बाय specializing and trading, both countries can consume more than if they were self sufficient। दोनों कंट्रीज के पास ज़्यादा टाइम और ज़्यादा पैसा आ जाएगा जो कि वो दोनों चीज़ें बना के कर सकते थे, उससे अच्छी बेहतर सिचुएशन में वो होंगे। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया कि अगर एक कंट्री दोनों गुड्स अच्छे से बना सकती है तो वो देखे कि भाई ज़्यादा एफिशिएंट किस में वो बनाए और दूसरा गुड किसी और से खरीद ले और उस कंट्री से खरीदे जो उसको एफिशिएंटली बना पा रही है। अब इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं, मैं फिर से बता दूं कि ये विद डायग्राम विद टेबल मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको उसका लिंक चाहिए होगा तो मुझे नीचे कमेंट कर देना। इम्प्लीकेशंस क्या है? इट एनकरेजेस स्पेशलाइजेशन इंक्रीजिंग ग्लोबल एफिशिएंसी। इससे स्पेशलाइजेशन बढ़ेगी और ग्लोबल एफिशिएंसी बढ़ती है। इट लीड्स टू लोअर प्राइसेस एंड ग्रेटर वेराइटी फॉर कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स के पास वेराइटी ज़्यादा आ जाएगी और प्राइसेस भी सस्ते रहेंगे। उसके बाद इट एक्सप्लेन्स वाई इवन टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्रीज या एडवांस नेशंस इंपोर्ट गुड्स। ये थ्योरी हमें बताती है कि चाहे कंट्री डेवलप भी हो फिर भी वो बाहर से सामान क्यों मंगाती है, क्योंकि वो उसको एफिशिएंटली नहीं बना पा रही, कोई और उससे ज़्यादा एफिशिएंटली बना पा रही है। सेकंड पॉइंट आ जाता है फैक्टर एंडोमेंट्स, जिसको हेक्सर-ओलिन थ्योरी या हेक्सर-ओलिन मॉडल में एक्सप्लेन किया है। मैंने हेक्सर-ओलिन थ्योरी या मॉडल भी एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर आपको उसका भी लिंक चाहिए होगा तो मुझे नीचे कमेंट कर देना विद टेबल एंड डायग्राम्स। अनदर की थ्योरी, the Heckscher-Ohlin theory, argues that countries export goods that intensively use their abundant resources। ये कहता था कि जिस कंट्री में रिसोर्सेज ज़्यादा हैं उसी को इस्तेमाल करके वो चीज़ बनानी चाहिए। एग्जांपल देता हूँ, लेबर रिच कंट्रीज़ जैसे कि इंडिया, बांग्लादेश, चाइना वगैरह हैं, दे एक्सपोर्ट लेबर इंटेंसिव गुड्स। उनको लेबर इंटेंसिव गुड्स जैसे टेक्सटाइल, गारमेंट्स वगैरह ये चीज़ें एक्सपोर्ट करनी चाहिए। ऑन द अदर हैंड जो कैपिटल रिच कंट्रीज़ हैं जैसे फ्रांस, जर्मनी, यूएस वगैरह, दे एक्सपोर्ट कैपिटल इंटेंसिव गुड्स लाइक मशीनरी एंड ऑटोमोबाइल्स। तो जो कंट्री कैपिटल रिच है वो कैपिटल गुड्स बना के बेचें, जो लेबर रिच हैं वो लेबर गुड्स बना के बेचें, ऐसा ये थ्योरी कहती है। ट्रेड अकर्स ड्यू टू डिफरेंस इन द फैक्टर एंडोमेंट्स, दैट इज लैंड, लेबर एंड कैपिटल। तो ट्रेड अकर ही क्यों होता है? हेक्सर-ओलिन का ये माना था ट्रेड अकर इसलिए होता है क्योंकि डिफरेंसेस हैं फैक्टर एंडोमेंट्स में। किसी कंट्री में कोई फैक्टर्स अवेलेबल हैं, किसी कंट्री में कोई फैक्टर्स अवेलेबल हैं, किसी कंट्री में कोई फैक्टर सस्ते हैं, दूसरे कंट्री में कोई और फैक्टर सस्ते हैं, तो उन्हीं से काम करवा के जो गुड्स बना के उनको ट्रेड करना चाहिए। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स आपको दे रहा हूँ। सऊदी अरेबिया एक्सपोर्ट ऑयल्स, क्योंकि वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसके पास ऑयल वाले। ठीक है, अब वो सऊदी अरेबिया कुछ और बना के बेचेगा तो उसको इतना फ़ायदा नहीं होगा। चाइना एक्सपोर्ट्स इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि अबंडेंट है
क्योंकि चाइनीज़ जो लेबर हैं और जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसमें उनको फ़ायदा है, तो चाइना जो है एक्सपोर्ट करता है इलेक्ट्रॉनिक्स को, ठीक है। तीसरा पॉइंट आ जाता है कि कंट्रीज ट्रेड क्यों करती है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड स्पेशलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। सम इंडस्ट्रीज बेनिफिट फ्रॉम लार्ज स्केल प्रोडक्शन मेकिंग ट्रेड नेसेसरी। तो कई इंडस्ट्रीज जो है वो लार्ज स्केल में माल बनाती हैं, और जब लार्ज स्केल में बनाती हैं तभी उनको सस्ता पड़ेगा, और जब बहुत ज़्यादा बनाया होगा तो बाहर तो बेचना ही पड़ेगा ना, घर में इतनी कंजम्पशन नहीं होगी। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मीन्स प्रोड्यूसिंग इन बल्क लोअर्स द एवरेज कॉस्ट, दैट इज ऑटोमोबाइल्स या सेमीकंडक्टर्स बनाने, इनको जितना ज़्यादा बनाएंगे उतनी कॉस्टिंग कम होगी, कम बनाएंगे तो कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा पड़ेगी। एग्जाम्पल क्या है, जापान ऑटो इंडस्ट्री थ्राइव्स बाय एक्सपोर्टिंग ग्लोबली, कार्स बना बना के एक्सपोर्ट करते हैं, अब तो बाकी कंट्रीज़ में जा जाके भी अपनी फैसिलिटीज़ खोल ली हुई हैं। तो स्पेशलाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कंट्रीज़ फोकस ऑन नीश प्रोडक्ट्स वेयर दे एक्सेल, ऐसे प्रोडक्ट्स पे फोकस करेंगे कि जिसमें वो एक्सेल कर सकें, ठीक है। जैसे उनके पास लेबर ज़्यादा तो लेबर अबंडेंट गुड्स बनाएंगे, और अगर कैपिटल ज़्यादा तो कैपिटल गुड्स बनाएंगे, समझ की बात। एग्जाम्पल्स, स्विट्ज़रलैंड इन प्रिसीजन वॉचेस, फ्रांस इन लग्जरी गुड्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो जिसमें वो एक्सपर्ट हैं वही माल बनाएंगे, सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है डिफरेंसेस इन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट। टेक्नोलॉजिकल गैप्स थ्राइव ट्रेड एज कंट्रीज इम्पोर्ट एडवांस गुड्स दे कैन नॉट प्रोड्यूस। जो टेक्नोलॉजिकल गैप्स हैं वो लगातार काफ़ी असर डालते हैं, तो हम वो चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करते हैं, वो एडवांस चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करते हैं जो हम नहीं बना सकते। टेक्नोलॉजिकल गैप है ना। अब इंडिया ने अगर मान लो कोई भी अगर जहाज़ बनाना है तो उसके लिए तो जेट इंजन चाहिए, और जेट इंजन फ़िलहाल इंडिया के पास इतनी टेक्नोलॉजी है नहीं, वो अमेरिका से इंपोर्ट करवाना पड़ता है, तो टेक्नोलॉजिकल गैप है। फॉर एग्जाम्पल, डेवलपिंग नेशंस इंपोर्ट हाई टेक मेडिकल इक्विपमेंट्स फ्रॉम यूएस और जर्मनी। तो यूएस और जर्मनी से हाई टेक मेडिकल इक्विपमेंट्स जो हैं मंगवाने पड़ते हैं, ठीक है। कई मशीन्स हैं जो हॉस्पिटल्स वगैरह में यूज़ होती हैं, वो बाहर से आती हैं, वो अभी भी इंडिया बना नहीं पाता, ठीक है। इंडिया क्या, बाकी कंट्रीज़ भी नहीं बना पाते। तो इसके बाद आ जाता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी, जो रेमंड वर्नॉन ने दी थी। वो ये कहते थे कि न्यू प्रोडक्ट्स आर फर्स्ट मेड एंड सोल्ड इन एडवांस्ड इकोनॉमीज़। जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी या नया प्रोडक्ट आता है वो सबसे पहले एडवांस्ड इकोनॉमीज़ में बनता है। एज दे मेच्योर, जैसे जैसे वो प्रोडक्ट मेच्योर होता है वैसे ही प्रोडक्ट सेम टू सेम सस्ते रेटों पे जो हैं बाकी कंट्रीज़ भी बनानी शुरू कर देती हैं जहाँ पे लेबर और कैपिटल चीप है। प्रोडक्शन शिफ्ट्स टू चीपर लोकेशंस, तो जैसे जैसे वो प्रोडक्ट मैच्योर होता है वो चीपर लोकेशंस पे शिफ्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, स्मार्टफोन्स इनिशियली प्रोड्यूस्ड इन द यूएस नाउ लार्जली मेड इन चाइना। तो पहले आईफोन कहाँ यूएस में बनता था, अब वो सस्ते के चक्कर में चाइना और एक दो कंट्रीज़ और में बनाने के लिए शिफ्ट हो गए। नेक्स्ट आ जाता है कंज्यूमर डिमांड फॉर वेराइटी। नॉट ऑल गुड्स आर अवेलेबल डोमेस्टिकली, सारे गुड्स डोमेस्टिकली अवेलेबल तो नहीं होते। ट्रेड अलाउज कंज्यूमर्स टू एक्सेस फूड, यूनिक ब्रांड्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ट्रेड होगा तभी लोगों के पास, जो कंज्यूमर्स हैं उनके पास वैरायटी होगी ना, तो ये भी एक रीज़न है कि वैरायटी के लिए भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है। नेक्स्ट, पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक रीजंस। ट्रेड अलाइंसेस बने होते हैं जैसे यूरोपियन यूनियन, नेफ्टा एट्सेट्रा। दे रिड्यूस कन्फ्लिक्ट्स बाय फॉस्टरिंग इंटरडिपेंडेंस। एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाती हैं कंट्रीज़ और ट्रेड अलाइंसेस बना लेती हैं, और उसमें भी फिर इंटरनेशनल ट्रेड करना ही पड़ता है। रिसोर्स सिक्योरिटी, नेशंस इम्पोर्ट क्रिटिकल गुड्स दे लैक, दैट इज़ ऑयल, रेयर मिनरल्स एट्सेट्रा। तो रिसोर्स सिक्योरिटी नहीं आना था यहाँ पे, रिसोर्स स्कार्सिटी आना था। रिसोर्स स्कार्सिटी, मैंने स्पीड में लग रहा है गलत लिख दिया, तो रिसोर्स स्कार्सिटी आना था। रिसोर्स की स्कार्सिटी मतलब कई कंट्रीज़ में वो रिसोर्सेज मिलते नहीं हैं, वो बाहर से लाने पड़ते हैं। जैसे ऑयल कई कंट्रीज़ में नहीं है, मिनरल्स कई कंट्रीज़ में नहीं है, तो वो बाहर से ही मंगाना पड़ते हैं ना। नेक्स्ट आ जाता है डिप्लोमेटिक लेवरेज। ट्रेड कैन बी यूज्ड एज अ टूल फॉर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। ट्रेड को पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। जैसे अमेरिका है, कभी किसी पे सैंक्शन लगा देता है, कभी किसी पे सैंक्शन लगा देता है, कोई ना कोई रीज़न दे देता है, तो उसको डिप्लोमेटिक प्रेशर्स क्रिएट करने के लिए भी जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको यूज़ किया जा सकता है। अब कंक्लूड करते हैं इसको। नेशंस ट्रेड बिकॉज इट एनहेंसेस एफिशिएंसी, इंक्रीजेस कंज्यूमर चॉइस एंड फॉस्टर इकोनॉमिक ग्रोथ। नेशंस ट्रेड इसलिए करती हैं क्योंकि उससे उनकी एफिशिएंसी बढ़ती है, कंज्यूमर्स के पास चॉइसेस बढ़ती हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है उस कंट्रीज़ की। थ्योरीज लाइक कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज या कंपैरेटिव एडवांटेज एंड फैक्टर एंडोमेंट एक्सप्लेन व्हाई स्पेशलाइजेशन एंड एक्सचेंज बेनिफिट ऑल पार्टीज़। ये जो थ्योरीज है, कंपैरेटिव कॉस्ट डिफरेंस जिसको क्लासिकल थ्योरी में आ जाता है, और जो न्यू क्लासिकल थ्योरी जो है आपकी हेक्सरोलिन थ्योरी, ये हमें बताती है कि फैक्टर एंडोमेंट्स की वजह से ट्रेड होता है। तो ये थ्योरीज एक्सप्लेन करती हैं कि क्यों हमें ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड करना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के बाकी सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।
अगर आप ये वीडियो AI वॉइस में सुन रहे हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। अब तो खैर वीडियो ही ख़त्म होगी। अगर आप AI वॉइस में सुन रहे हैं और मेरी ओरिजिनल वॉइस में सुनना चाहते हैं तो आप वीडियो की सेटिंग्स में जाके चेंज कर सकते हैं ओरिजिनल वॉइस। टेक केयर, बाय बाय।